Hey everyone, welcome or welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I'm back with another video on the topic fertilization in sea urchin. So ये जो है ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दोनों में दे दूंगी. तो आप पहले वो वाली वीडियो जाके देखिए एंड देन इस वीडियो पे आइए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन वीडियो है. सो लेट्स बिगिन. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड एग जो थे वो आपस में फ्यूज हो गए थे. सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज एग एक्टिवेशन इन द सी अर्चिन. सो इस एग एक्टिवेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे एग में, हम लोग उनके बारे में देखेंगे. सो जैसे ही स्पर्म एंड एग के सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा एंड दूसरी तरफ काइनेज स्टिमुलेशन हो जाएगी. सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जैसे ही होगा, इसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसमें चेंजेस आएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. काइनेज स्टिमुलेशन ऑन द अदर हैंड की वजह से फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन होगा एंड ये इसकी वजह से क्या होगा, IP3 का प्रोडक्शन होगा एंड डैग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाईएसाइल ग्लिसरॉल, इसका प्रोडक्शन होगा. डैग और डाईएसाइल ग्लिसरॉल के प्रोडक्शन की वजह से प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेशन होगा जो कि एक्टिवेट करेगा हमारे सोडियम एंड प्रोटॉन एक्सचेंजर को, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. इसकी वजह से जो इंट्रासेल्युलर पीएच है उसका इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स ऑफ द मॉर्फोजेनेटिक मटीरियल. वेयर एज IP3 जो है उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैल्शियम जो है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा देखा था एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैल्शियम की वजह से कितना कुछ हो रहा है. सो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है सी अर्चिन में, उसमें कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. सो कैल्शियम का रिलीज जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मैप काइनेज. मैप काइनेज का जब इनएक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइटोटिक सेल साइकिल एग में एक टाइम पे आके रुक गया था उसका रिस्टोरेशन होगा एंड आगे माइटोटिक साइकिल जो है वो आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ NAD काइनेज, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर NAD काइनेज का एक्टिवेशन होगा तो ऑब्वियसली वो NAD का फॉस्फोराइलेशन करेगा एंड NAD प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू NADP. NADP की वजह से क्या होगा, देयर विल बी बायोसिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन. कैल्शियम की वजह से कॉर्टिकल ग्रैनुअल एक्सोसाइटोसिस होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इस कॉर्टिकल ग्रैनुअल एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइलन लेयर. नेक्स्ट इज stimulation of protein synthesis, DNA replication and cytoplasmic movement of the morphogenetic material. So calcium की वजह से and increase in the intracellular pH, ये दोनों जो processes है ये important है हमारे protein synthesis के लिए, also DNA replication के लिए and cytoplasmic movement of the morphogenetic material. These are the processes that takes place during the egg activation in the sea urchin. इन प्रोसेसेस में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. सो जैसे ही हमारे एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होगा, बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वन एग वन स्पर्म थियोरी. दैट मीन्स एक एग को एट ए टाइम एक स्पर्म ही फ्यूज कर सकता है. जैसे ही एक स्पर्म जो है एक एग को फ्यूज कर देगा तो एग अपने में चेंजेस लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मल्टीपल स्पर्म्स जो हैं वो आकर उसे फ्यूज ना कर पाए. सो इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी. प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के दो प्रोसेसेस हैं या दो वेज हैं. एक होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड दूसरा है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. सो पहले हम देखेंगे फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. सो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि जैसे ही एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, इमीडिएटली इफेक्ट जो है वो देखा जाएगा. जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही स्पर्म एंड एग का कॉन्टैक्ट है, देयर इज सम चेंज इन द एग. सो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इज अचीव्ड बाय अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन. बेसिकली जो एग है उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है, क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट होता है सेल का, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जैसे ही फ्यूजन होगा एग एंड स्पर्म का, देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस एंड विद इन 1 to 3 seconds
After the binding of the first sperm, the membrane potential shifts to a positive level about plus 20 millivolts with respect to the exterior. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो है वो -70 मिली वोल्ट है हमारे ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही एग एंड स्पर्म का कॉन्टैक्ट होता है देयर इज चेंज इन द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड वो चेंज जो है वो कैसा है कि वो इंक्रीज होके जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो +20 तक पहुंच गई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये +20 तक जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाती है। जैसे ही ये पोटेंशियल चेंज होगी, अब कोई भी स्पर्म जो है वो इस एग को फ्यूज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। लेकिन ये जो फास्ट ब्लॉक होता है ये एक ट्रांजिएंट फेज है, दैट मीन्स ये विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक हमें पक्का काम करना पड़ेगा, एंड वो पक्का काम कौन करेगा? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को हम लोग कॉर्टिकल ग्रैनुल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर क्या होगा, जो कॉर्टिकल ग्रैनुल्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट थे। लास्ट वीडियो में मैंने एग का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था कि कॉर्टिकल ग्रैनुल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। सो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के बाद जैसे ही स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी आएगा, उस दौरान क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होंगे इन कॉर्टिकल ग्रैनुल्स का वो फ्यूज कर जाएंगे टू विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग, एंड जो भी कंटेंट होगा इन कॉर्टिकल ग्रैनुल्स के अंदर, जो भी एंजाइम्स होंगी उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी बिकम्स एक्टिव अबाउट अ मिनट आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल स्पर्म एग फ्यूजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सो मीन वाइल क्या होता है, यहाँ पे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। देयर आर अबाउट 15,000 कॉर्टिकल ग्रैनुल्स ईच डायरेक्टली beneath the sea urchin egg cell membrane। ऑलमोस्ट 15,000 कॉर्टिकल ग्रैनुल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। अपॉन स्पर्म एंट्री, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट्स इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द विटेलाइन एनवेलप। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स क्या करेंगे, वो फ्यूज करेंगे एग के सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंड अपना जितना भी जो भी कंटेंट होगा वो रिलीज कर देंगे। कहाँ पे रिलीज करेंगे? इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द विटेलाइन envelope. There are several proteins that are released by the cortical granule exocytosis। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं एंड उनका फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले आता है हमारा कॉर्टिकल ग्रैनुल सीरीन प्रोटीएज। कॉर्टिकल ग्रैनुल सीरीन प्रोटीएज क्या करता है? इट क्लीव्स द प्रोटीन पोस्ट। सो प्रोटीएज है, दैट मीन्स वो प्रोटीन के ऊपर ही एक्ट करेगा। सो इट क्लीव्स द प्रोटीन पोस्ट दैट कनेक्ट द विटेलाइन एनवेलप टू द एग सेल मेम्ब्रेन। जो भी प्रोटीन पोस्ट विटेलाइन एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ रहे होंगे, उन सारे प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है। इट ऑल्सो क्लिप्स ऑफ द बाइंडन रिसेप्टर एंड एनी स्पर्म अटैच टू देम। सो अगर बाई चांस कोई और स्पर्म जो है मीनवाइल आके फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो बाइंडन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर चुका है, सो उन बाइंडन रिसेप्टर्स को भी रिमूव कर दिया जाता है बाय कॉर्टिकल ग्रैनुल सीरीन प्रोटीएज। The components of the cortical granules bind to the vitelline envelope to form a fertilization envelope। अब जो cortical granules के components होते हैं वो क्या करते हैं, वो vitelline envelope के साथ bind करते हैं and उस vitelline envelope में changes लाकर उनको अब कहा जाता है fertilization envelope। The fertilization envelope starts to form at the site of the sperm entry and continues its expansion around the egg। So स्टार्ट कहाँ होगा बनना हमारा फर्टिलाइजेशन एनवेलप? जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ से स्पर्म ने एंटर किया है, एंड उसके बाद वो पूरा अराउंड द एग जो है वो फैल जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स। ये क्या करेंगे? ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर टू एक्सपैंड द space between the cell membrane and the fertilization envelope so that the envelope moves radially away from the egg। अब फर्टिलाइजेशन एनवेलप जो है वो बन चुका है। अब ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स क्या करेंगे? ये क्या करेंगे, ये अराउंड दी जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो ऑब्वियसली पानी में है, तो वो उस पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप है एंड सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में थोड़ी सी जगह बनना शुरू हो जाएगी। ओवोपेरोक्सीडेज एंड ट्रांसग्लूटामिनेज।
The fertilization envelope is then stabilized by cross-linking adjacent proteins through egg-specific peroxidase enzymes and the transglutaminase released from the cortical granules. इस fertilization envelope को stabilize कौन करेगा? Ovoperoxidase and transglutaminase. The enzyme UDX1 catalyzes the formation of hydrogen peroxide, which act as a substrate for soluble ovoperoxidase. So ovoperoxidase को काम करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिक्वायरमेंट रहता है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कौन करवाता है? बेसिकली द एंजाइम UDX1. Another protein released by the cortical granule is the hyaline. Hyaline जो है, it forms a coating around the egg. The egg extends elongated microvilli whose tips attach to this hyaline layer, which provides support for the blastomeres during cleavage. So यहाँ पर क्या हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज वाला स्टेप आएगा तो ब्लास्टोमियर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय दिस हाइलिन लेयर. सो यही था हमारा फर्टिलाइजेशन का पार्ट. सो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी. अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों से कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर इट. And if you liked the video, do not forget to like and share the video and do subscribe to the channel. I'll see you next time with another topic. Till then, take care and happy learning.